सबसे ज़्यादा आती है कि बच्चे मोटिवेटेड स्टडी करते हैं। सो बेसिकली मोटिवेशन नहीं रखना है, डिसिप्लिन रखना है अपनी स्टडी में। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवी और आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषिकेश, जो डेफिनेटली अपनी गेट जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। और आई एम श्योर कि इनकी जर्नी से भी हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे हैं ऋषिकेश? आई एम फाइन। ओके, तो अच्छा हो। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो बीटेक है वो कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ओके, बेसिकली 2019 में मैं पास आउट हूँ वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। और ओके। प्रॉपर मैं जालना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ओके, जहाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हम 5 मेंबर है टोटल। एक भाई है छोटा और एक छोटी बहन है। मैं और मम्मी पापा। कूल। तो स्टडी के दौरान आप फैमिली से अलग रहते थे या फैमिली के साथ ही थे? डेफिनेटली अलग हो। अ, नहीं, मैं घर पे स्टडी किया है, वो मेरी सबसे खास बात थी। सेल्फ स्टडी ओह, किया है मैंने। ओके, यस। तो डेफिनेटली फैमिली से हेल्प मिलती होगी ना काफी। हाँ, वो एक मेंटल सपोर्ट हमेशा साथ में रहता था हम्म। कि सपोर्ट करने के लिए घर में कोई मतलब 2 पर्सन थे, मम्मी और पापा। हम्म। तो दैट वाज अ बिग बूस्ट फॉर मी। हाँ, मोटिवेशन मिलता रहता होगा घर से ही। तो यस। ये जो और हाँ सबसे अच्छी चीज ये थी कि खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं तो हाँ बाहर रहने के बाद मेस का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, तो सबसे वो एक अच्छा पॉइंट था। बिल्कुल। तो बेसिकली ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ा कि बहुत सारा काम करना है फिर उसके बाद स्टडी पे फोकस करना है। यस, यस, क्या यस। अलग रहते हैं, तो ये चीजें बहुत होती है। ओके, तो हम्म। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि गेट का एग्जाम देने का मेन मोटिव क्या था आपका? लाइक, तो ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट के पास, या तो हायर स्टडीज या फिर पीएसयू के लिए। आपका क्या मोटिव ओके, था? मेरा हायर स्टडीज के लिए ही था मोटिव। मतलब पहले से मैं एकेडमिक्स में अच्छा था, तो वो एक बैक ऑफ माइंड था कि आगे भी पढ़ना है। सो हायर स्टडीज। ओके, तो ये जो आपका अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका गेट का? नहीं, दिस वाज सेकंड अटेम्प्ट इन माय फाइनल ईयर आल्सो। आई अपियर्ड फॉर गेट एग्जाम। ओके, तो फाइनल ईयर में जो एग्जाम दिया था यानी कि 2019 में, यस। तो उस टाइम पे क्या कमी रह गई थी? रैंक क्या अचीव किया था? उस टाइम मेरा रैंक 1195 था। ओके, 119। 1195। ओके, यस। और इस बार कितना रैंक है? इस बार 38, ऑल इंडिया रैंक 38। ओके, तो मतलब डेफिनेटली गैप है काफी। तो क्या लग रहा है कि यस। पहले के में और अब में क्या कमी रह गई थी पिछली बार जो नहीं? ओके, पिछले बार सिर्फ मतलब पढ़ाई में का कमी रह गई थी, ऐसा नहीं लगा मुझे इस बार पढ़ाई करने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी कमी कमी ये थी कि प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई थी मेरी पिछले साल। सो ओके। और जो पेपर के जो 3 घंटे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वो 3 घंटों में अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दिया, तो मतलब कोई भी मतलब नहीं है, कितना भी स्टडी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर वो 3 घंटे में आउटपुट नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। सो बेसिकली आई फोकस्ड ऑन दोस 3 आवर्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, कि वो 3 घंटे में कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की। सो दैट हेल्प मी अलॉट। तो उसके लिए प्रैक्टिस करने में क्या हेल्प किया सबसे ज्यादा? लाइक, आपने सबसे ज्यादा टेस्ट दिए, लाइक मॉक टेस्ट का हेल्प लिया, ये कैसे प्रैक्टिस की थी पूरी? ओके, मोस्टली मतलब मैंने 3 क्लासेस के मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है। दो, अगर दो भी किए तो भी चल जाता है। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत था, क्योंकि मेरी पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी थी। तो सिर्फ प्रैक्टिस पे ही फोकस देना था मुझे, इसलिए। और मतलब 5 महीने मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया, 5 ही महीने पढ़ा इस साल। लेकिन वो पूरा प्रैक्टिस ही किया, मतलब स्टडी पे ज्यादा फोकस नहीं दिया। जितना सिर्फ थोड़ा बहुत जहाँ पे डाउट था या थोड़ा कंफ्यूजन था, वही पॉइंट्स पढ़े फिर से। बाकी हाँ। प्रैक्टिस ही किया। और प्रैक्टिस में वही एक चीज समझ में आई कि जो अपन बोलते हैं एग्जाम टाइम, मतलब एग्जाम प्रेशर में जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है, सो हम्म। वो कैसे अवॉइड करे, या क्वेश्चंस सीक्वेंस कैसा रखे, या पेपर को कैसा टैकल करे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर स्टार्टिंग के ही 2-3 क्वेश्चंस हार्ड आ गए, और वो अगर बने नहीं, तो एग्जाम के टाइम प्रेशर आ जाता है बहुत।
हुँ, सो ऐसा लगता है कि यार पेपर टफ है, होगा कि नहीं? वो थॉट्स आते ही। सो बेसिकली मैंने प्रिपेयर किया खुद के माइंड को ऐसा कि ठीक है, भला ही अगर मुझे जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लेकिन मैं करते रहूँगा, जो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस है वो पहले अटेम्प्ट कर लूँगा। जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे 40 या 50 मार्क्स सिक्योर है, ये मार्क्स तो कहीं जाने वाले नहीं है। फिर उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बन जाता है, फिर धीरे-धीरे जो मीडियम क्वेश्चंस रहते हैं वो बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस रहते ही हैं ऐसे कि किसी को भी नहीं बनने वाले वो। हुँ। रेयरली एक आध दूसरा सॉल्व कर लेगा। सो मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो क्वेश्चन छोड़ दे अपन को। ओ सो बेसिकली दैट वे आई हैव प्लान्ड। ओके, तो मतलब यहाँ पे कुल मिला के ऋषिकेश ने भी हमें यही बताया कि एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि टाइम का प्रेशर भी होता है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर है, तो आप लोगों को ये करना है कि जो आपको आ रहा है वो करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको स्किप करते जाना है, और एट लास्ट जब आपका एग्जाम हो जाए पूरा, तब उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो ये यस, बहुत अच्छी चीज बताई है आपने, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो नहीं आ रहा है उस पे वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि अरे ये तो आता था मुझे, अभी सडनली मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो ये चीजें नहीं करनी यस, है। हो सकता है कि एग्जाम प्रेशर में आप भूल जाएं चीजों को। यस। ओके, तो और बताइए। एग्ज़ाम में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि जो क्वेश्चंस बन नहीं रहे और उस पे अगर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, हम्म, तो कब वो क्वेश्चंस 10, 12, 15 मिनट खा जाते हैं, समझ में नहीं आता। समझ में नहीं सो आता। सो बेसिकली जो नहीं जम रहा है, ट्राई करिए 2 मिनट के लिए। अगर नहीं जम रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई ट्राई करते रहिए। अगर लास्ट में टाइम मिला, सो एक नया अप्रोच से जाइए। जो अप्रोच वर्क नहीं हुआ, सेम अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो सेक्शन वाइज़ आता है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है कि मेरे को पहले फर्स्ट सेक्शन करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जो पहले आता जा रहा है, वो पहले आप करते जाइए। ये स्ट्रैटेजी थी बेसिकली आपकी। ओके, तो पूरे एग्ज़ाम में आपको क्या लगा कि सबसे टफ कौन-सा पार्ट है? जैसे कि 3 पार्ट में आता है पेपर, तो आपको सबसे टफ कौन-सा पार्ट लगा? बेसिकली मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स का ही थोड़ा था। एप्टी वगैरह मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग है। तो हुँ, एक इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चन्स थे जो गलत हो गए। उसकी वजह हुँ, से मेरी रैंक भी अफ़ेक्ट हो गई। ओके, तो तो उतना ही। ओ बेसिकली मैंने एप्टीट्यूड का पार्ट कभी प्रिपेयर किया ही नहीं, जो मतलब सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट में आते थे उतने ही क्वेश्चंस, उस पे ज़्यादा कभी फोकस किया ही नहीं। अच्छा, तो आपका जो पूरा फ़ोकस था वो टेक्निकल पे ही था ज़्यादा। टेक्निक यस, यस, यस। ओके, क्योंकि कूल। एप्टी का जब मतलब क्वेश्चंस बन ही जाते थे, हाँ, थोड़ा क्योंकि बहुत ठीक है, आप तो वो इंग्लिश की प्रैक्टिस आप वैसे भी कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में भी, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के। यस, तो मुझे भी नहीं लगता कि अलग से उसके लिए टाइम देना चाहिए। तो हाँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। यस, यस। ओके, तो एमसीक्यू और अगर एनईटी को हम कंपेयर करें, तो आपको दोनों में, एनईटी और एमसीक्यू में कौन-सा टफ लगता है? एमसीक्यू तो बन ही जाते हैं मतलब हुँ, अगर गलत भी हुआ अप्रोच या आंसर गलत हो गया, तो समझ में तो आता है मतलब एक क्लू रहता है कि गलत हो रहा है। सो मतलब रहते हैं एनईटीज़ जो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स रहते हैं वो ट्रिकी रहते हैं। हुँ, वो अटेम्प्ट करने में थोड़ा एक बैकअप माइंड डाउट रहता ही है कि गलत होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन प्रैक्टिस से और अप्रोच अगर सही है, तो उतना कॉन्फिडेंस चाहिए खुद में कि यार सही सॉल्व कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स वो बहुत होती है या फिर एंट्रीज में दूसरा एक प्रॉब्लम होता है आंसर फिल करने वक़्त, वो एक आधा माइनस साइन रह जाता है ऐड करना या एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा देते हैं। मेरा इस साल वही हुआ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मेरा वैसे गलत हो गया, मैं एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा दी मैंने आंसर में, जो कि मेरा आंसर पूरा करेक्ट था, 544 एनईटी का आंसर था, मैंने -544 लिखा। तो वो तो 2 मार्क का क्वेश्चन भी चला गया मेरा। नहीं तो टॉप 15 में रैंक आती थी मेरी। ओके, तो मतलब इन सो चीज़ों का भी ख़्याल रखना पड़ता है, बहुत यस, यस। ज़्यादा आपका माइंड क्योंकि फोकस्ड होना यस चाहिए। अ, ऊपर में तो इतना अफेक्ट नहीं किया, ठीक है 15 से मेरे 38 आ गए रैंक, लेकिन पिछले साल वही हुआ। मेरा एक दोस्त था उसको मेरे से 2 मार्क ज़्यादा थे, तो हुँ, हमारे दोनों के बीच में 350 रैंक्स का डिफरेंस था। जैसे-जैसे नीचे जाते हैं, वो एक-एक मार्क भी बहुत मैटर करता है, उससे रैंक बहुत नीचे चली जाती है।
ओके, हाँ, डेफ़िनिटली बिल्कुल सही बोला आपने क्योंकि एक-एक मार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। तो पूरी एग्ज़ाम के दौरान जो 3 घंटे हैं, आपको बहुत फ़ोकस्ड रहना है और बहुत यस, सोच-समझ के यस। फैसला लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पर डेफ़िनिटली जैसे कि हमें ऑलरेडी ऋषिकेश ने यहाँ पे बताया है कि अगर आप मॉक टेस्ट कंटिन्यू दे रहे हो, प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हो, तो उस प्रेशर को डील करना आपको आ जाएगा। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। ओके, तो यस। आगे मैं जानना चाहूँगी कि वर्चुअल कैलकुलेटर का क्या मेन रोल होता है वहाँ पे और क्या आपको लगा कि हेल्पफुल है या टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा? आपने क्या फ़ील किया? बेसिकली गेट का एग्ज़ाम ऐसा रहता है कि 3 घंटे मोर दैन सफिशिएंट है। अगर अच्छे से पढ़ाई की हो और ठंडे दिमाग से अगर पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो 3 घंटे घंटे टाइम जो है मोर दैन सफिशिएंट है। मतलब 2 आवर्स 20 मिनट्स या ढाई घंटे में हुँ, ऑलमोस्ट पूरा पेपर हो अटेम्प्ट जाता करके हो जाता है। सो और इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है वर्चुअल। हुँ, ओके। तो आपको अगर क्या लगा कि पहले आपने कभी यूज़ किया था वर्चुअल कैलकुलेटर या जब वहाँ पे गए तो कैसे यूज़ किया नहीं, था? नहीं। मॉक टेस्ट के दरमियान जो ऑनलाइन टेस्ट रहती थी, मैं हुँ, उसपे वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करता था तब भी। मतलब कंटीन्यूअस प्रैक्टिस में था, इसलिए वो है कि एक हैबिट बन जाती है। अगर मॉक टेस्ट इतनी सारी दी हो ना, तो हुँ, वो एक बैक ऑफ माइंड अपनी हैबिट ही बन जाती है कि कहाँ कौन-सा सिंबल है, क्या क्या यूज़ करना है। तो और क्वेश्चंस जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो एक सीक्वेंस पता चल जाता है। मतलब जैसे हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस है, उसमें कैलकुलेशन थोड़े लेंदी रहते हैं या हुँ, एक्सपोनेंशियल्स रहते हैं। तो वो एक सीक्वेंस अब पता रहना चाहिए कि सबसे पहले कौन-सा कैलकुलेशन का पार्ट करना है, उसके बाद कौन-सा करना है। मतलब वो कभी-कभी फिर रियलिटीज़ में ऐसा होता है कि अ, अगर वैल्यूज़ अच्छे से यूज़ नहीं किए हुँ, हुँ, या मतलब स्टोर करके रखना वैल्यू और वही वैल्यू फिर बाद में आगे यूज़ करना वो सीक्वेंस में। अगर वैसे नहीं किया तो एनएनटी में आंसर रेंज के बाहर जा सकता है। जहाँ पे रेंज बहुत कम रहती है आंसर की, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है। ओ सो वे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैलकुलेशन का सीक्वेंस कैसे करना है। मतलब जो भी फ़ॉर्मूलाज़ है, उसमें सबसे पहले पार्ट कौन-सा कैलकुलेट करना है, उसके बाद कौन-सा वो सीक्वेंस याद रहना चाहिए और जो सारे फंक्शंस दिए हैं, अभी वर्चुअल कैलकुलेटर दिया है, तो उसके सारे फंक्शंस मालूम रहने चाहिए और हुँ, वो अच्छे से यूज़ करना, वो भी एक स्किल है, वो जो कि प्रैक्टिस से होता है। इसलिए बच्चे बहुत मतलब देखा मैंने कि उनको पता ही नहीं रहता, वो डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम में देखते। सो ओके, वो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आता है वो, कि हुँ। कौन-सा क्या यूज़ करना है और थोड़ा फंक्शनिंग भी अलग है वर्चुअल कैलकुलेटर का। पहले वैल्यू इनपुट करना पड़ता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है। सो कि पहले से सबको प्रिपेयर रहना चाहिए जैसे यस, कि यस। पहले ही बताया है हमें ऋषिकेश ने कि आप लोगों को प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है और वर्चुअल कैलकुलेटर हो गया या फिर नई चीज़ें जो भी आपको प्रेशर आने वाला है उस चीज़ से पहले से अवेयर रहें ताकि आप आसानी से डील कर सके जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो जब आपको ये प्रेशर आ रहा है कि अरे ये तो इससे तो मैंने कभी देखा ही नहीं है इससे तो कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो एकदम से हो जाता है कि अरे ये क्या नई चीज़ है तो वहाँ पे नया को सीखने का टाइम नहीं होता है आपके पास। ओके तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिली हैं बट जाते-जाते मैं ये चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसे टिप जो आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो अपनी स्ट्रैटेजी से आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई करें या फिर किस तरीके से वो प्रिपेयर करें अपने पूरे गेट एग्ज़ाम के लिए कि चांसेस बढ़ जाएँ उनके अच्छा रैंक बेसिकली हाँ, प्रिपरेशन में ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा आती है कि बच्चे मोटिवेटेड स्टडी करते हैं। सो गेन बेसिकली मोटिवेशन नहीं रखना है, डिसिप्लिन रखना है अपनी स्टडी में। क्योंकि मोटिवेशन 2-3 दिन टिकता है, उसके बाद 2-3 दिन बहुत पढ़ाई कर लिया, 12-12 घंटे पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन का गैप ले लिया। सो वो जो एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए पढ़ाई में, वो नहीं मिलता है। सो बेसिकली इट्स बेटर कि तुम 7 दिन कंटिन्यू 6-6 घंटा ही पढ़ो। हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कंटिन्यूटी चाहिए और एक बार वो आदत लग गई पढ़ाई की तो मतलब कि कैसा भी हो, मूड कितना भी खराब हो, अच्छा हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो एक बार आदत लग गई तो वो 6 घंटा पढ़े बिना सुकून ही नहीं आता। मतलब वैसा बन ही जाता है और दूसरी एक चीज़ कि थोड़ा सोशल मीडिया
करो यूज़। मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स थे तो हमारा ग्रुप था डिस्कशन का। हम उस पे प्रॉब्लम्स वगैरह सब जो डाउट्स है वो डिस्कस करते थे। तो वो एक ग्रुप छोड़ा तो मैं किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं था, वो मत प्रिपरेशन के टाइम में। सो सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा लिमिटेड रखो, यूज़ करो। अगर कभी-कभार बोर हो गए तो मैं इंस्टा वगैरह पे जाके थोड़ा बहुत देखता था टाइम पास के लिए 5-10 मिनट, लेकिन उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। और मतलब वो एक चीज़ कि फ़ोकस और डिसिप्लिन ये 2 ही चीज़ चाहिए, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन कभी न कभी एक दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जाके वीडियो देखोगे 10 मिनट 10-12 मिनट का वीडियो देखोगे, फिर उससे वो वीडियो से मोटिवेट होके 2-3 दिन पढ़ोगे, फिर गैप आ जाएगा, फिर वीडियो देखोगे। उससे अच्छा एक मतलब ये सिर्फ़ पढ़ाई के बारे में नहीं लेकिन एक ज़िंदगी की क्या बोलते फ़िलॉसफ़ी कह सकते हो। क्योंकि हर एक चीज़ ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे आगे जाके उस चीज़ में ये काम आने वाला है ये फंडा। तो बेसिकली कि एक अडॉप्ट कर लिया तो ज़िंदगी भर फ़ायदा है ये चीज़ का। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपने बता दी हमें बातों-बातों में ही कि मोटिवेशन जो है वो कुछ दिन टिकता है क्योंकि किसी और की बातें सुन के, किसी और का कहा मान के तो कोई कितने दिन ही स्टडी करेगा या कितने दिन आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर पाएँगे। तो डिसिप्लिन ज़रूरी है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए कि जो चीज़ करनी है, वो करनी है एट द टाइम। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने हमें बताई है। थैंक यू सो यस, मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। डेफ़िनिटली स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे एंड थैंक यू यस, सो मच आप लोगों का भी कि आपने इतना टाइम देके इस वीडियो को देखा। साथ ही साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इवन आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ़ इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ बल्कि साथ ही आपको यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन या फिर लाइव क्लासेस देनी हो, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। आपको अलग-अलग चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको एक चैनल पे यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा आप हमारे साथ फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप हमारे 2 हैं। तो फर्स्ट फेसबुक ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए जिसका नाम है गेट एस्पिरेंट्स एंड दूसरा ग्रुप है गेट एस्पिरेंट्स एमएसी सीएसई जो कि मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है और गेट उसके साथ-साथ आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आए दिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे और कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट होता रहेगा जिससे आपको जिससे कहीं न कहीं आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड उसके साथ फेसबुक ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं जो आप लोगों की हर तरह के डाउट्स को क्लियर करते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होती है उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड थैंक यू सो मच ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए यस, और यस।